हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने टोराइड की क्रोड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, ठीक है, और जिसका मान म्यू नॉट NI निकला था, जिसमें जो म्यू नॉट था वो निर्वात या वायु की चुंबकशीलता थी और N एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी और I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। आज आप लोग निकालेंगे टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में, मतलब टोराइड के भीतर किसी बिंदु पर तथा टोराइड के बाहर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ये हमारी टोराइड थी, ठीक है, और टोराइड के भीतर जो रिक्त स्थान है ये वाला, इसमें हमने कोई पॉइंट Q ले लिया, ठीक। तो बिंदु Q पर हमें चुंबकीय क्षेत्र टोराइड के भीतर निकालना है। तो बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम बिंदु Q से गुजरता हुआ एक किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींच लें, जो भी ये दूरी है उस त्रिज्या का वृत्त खींच लिया, ठीक। लेकिन जब हमने देखा कि बिंदु Q से जो वृत्त खींचा गया है उस वृत्त के भीतर कोई धारा नहीं है, भाई ये जो बिंदु Q से वृत्त गुजर रहा है इससे गुजरने वाली धारा का मान 0 है, इससे घिरी हुई धारा का मान 0 है। धारा का मान 0 है तो एम्पियर का यदि हम परिपथीय नियम लगाएं तो B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I का मान है ही नहीं, I 0 हो गया, तो B इक्वल टू क्या हो गया 0। अर्थात टोराइड के भीतर घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। फिर आते हैं कि टोराइड के बाहर रिक्त स्थान में बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र। तो टोराइड के बाहर बिंदु R से गुजरने वाले वृत्तीपथ, इसके लिए एक वृत्तीपथ बना लिया। इस वृत्तीपथ से फेरे भी गिरे, धारा भी गिरी है, लेकिन ये देखना है कि नेट धारा, एम्पियर के परिपथीय नियम में आता है कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इनटू I होता है। नेट धारा देखनी है। तो वृत्तीपथ से जो परिवहन क्षेत्रफल, जो ये वृत्तीपथ है, ये वाला बिंदु R से गुजरने वाला, इससे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है हर फेरा 2 बार गुजरता है। कैसे? जैसे ऐसी स्थिति है कि एक फेरे की कंडीशन ये है, ऐसी हर फेरे की स्थिति ऐसी है, ठीक। तो इस फेरे को अगर देखें, ये फेरा किससे घिरा हुआ है, मान लो ये फेरा है और इस वृत्तीपथ से घिरा हुआ है बाहर वाले से, तो इसके आधे फेरे में धारा एक और बह रही है, I धारा, और आधे भाग में धारा उसकी विपरीत दिशा में बह रही है, एक और धारा ऐसे, एक और धारा ऐसे। तो प्रत्येक फेरा 2 बार गुजर रहा है और हर फेरे में धारा समान और आधे भाग में एक और आधे भाग में विपरीत हो रही है। प्रत्येक फेरे से घिरी नेट धारा कितनी होगी 0, I धारा। जैसे मान लीजिए ये पोर्शन, यहां से यहां तक एक फेरा मानेंगे, अब यहां से यहां तक धारा ऐसे गई और यहां से यहां तक आधे में ऐसे आ गई, फिर आधे में ऐसे गई, फिर आधे में ऐसे आ गई, तो आधे भाग में धारा एक और आधे भाग में धारा विपरीत हो। इसीलिए प्रत्येक फेरे से घिरी नेट धारा 0, अर्थात बिंदु R से गुजरने वाले वृत्तीपथ से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उससे घिरी कुल धारा 0। कुल धारा 0 करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे, वो भी म्यू नॉट इनटू I लगेगा, I का मान इसके लिए भी 0, तो B का मान फिर से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो टोराइड द्वारा और घिरे रिक्त स्थान में और टोराइड के बाहर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। देखिए एग्जाम में अक्सर टोराइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पूछते हैं, ठीक, जो आपने पहला वाला नियम किया। और अगर कभी पूछते हैं बाहर या उसके अंदर रिक्त स्थान में, तो इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक। देखिए मैग्नेटिक में आपका जो फर्स्ट लेसन था जिसका नाम था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये समाप्त हो गया है। इसके बाद इसका सेकेंड लेसन चुंबकत्व का है कि गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। गतिमान आवेश था चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बताया था कि एक रुका हुआ आवेश जो है अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिमान होने वाला आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश के बारे में, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न करेगा
या गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो अगला आपका लेसन ही हो जाता है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देंगे तो सबसे पहले इसमें हम बता रहे हैं आपको कि मैग्नेट क्या होता है, चुंबक। देखिए चुंबक तो मैं होगा आपका चुंबक। चुंबक क्या है? देखिए चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक, चुंबक ऐसे पदार्थ हैं जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। ठीक, देखिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक, देखिए चुंबक, ठीक, चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ हैं। अगर हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जो कि इसकी क्वालिटी आएगी, गुण आएगा। देखिए चुंबक दो प्रकार के हैं, ये याद रखना। चुंबक क्या है? चुंबक वे पदार्थ हैं जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, ठीक, और एक कृत्रिम चुंबक। देखिए प्राकृतिक चुंबक, मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले रंग का पत्थर पाया जाता है जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, मैग्नीशिया नामक स्थान पे। ठीक, एक दरअसल उसमें हेमाटाइट वगैरह होता है, लोहे का जो ऐस है, ठीक, तो उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो वास्तव में एक पत्थर है लेकिन फिर भी उसमें वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण है। और कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम विधियों द्वारा, मानव द्वारा बनाए गए चुंबक जो है कृत्रिम चुंबक है। जैसे देखिए, जैसे दंड चुंबक, ठीक, दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकी सुई, चुंबकी सुई, ठीक, वैसे तो बहुत है, धारावाहिक लूप, धारावाहिक कुंडली, ये सभी जो है कृत्रिम चुंबक के ही उदाहरण है। परिनालिका है ना, ये सब कृत्रिम चुंबक हैं, प्रकार के चुंबक हैं जिनको हमने क्या है कि कृत्रिम विधि से बनाया हुआ है। देखो दंड चुंबक शेप में इस प्रकार से, दो ध्रुव इसके हैं एस। नाल चुंबक इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक, एन एस। और चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई कंपास सुई जो है इस प्रकार से होती है, ठीक, ये सुई घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ये सभी आपके कृत्रिम चुंबक है। ये एक प्रकार का पत्थर है जिसमें छोटे छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। इसके बाद इसमें आप जानेंगे कि चुंबक के गुण क्या है। तो देखिए हम जानते हैं सबसे फर्स्ट क्वालिटी इसकी कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है। तो इसके बाद देखिए चुंबक के गुण, चुंबक के गुण देखो, नंबर एक, चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, ठीक। नंबर दो, देखो चुंबक में जो है दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखेंगे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव
ठीक, और दूसरा दक्षिणी साउथ। नंबर 3, अगर चुंबक के दो उत्तरी ध्रुवों को पास पास लाएं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर चुंबक के दो दक्षिणी ध्रुवों को पास पास लाएं तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। लेकिन चुंबक के अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पास पास लाएं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। जिस प्रकार आवेश में या इलेक्ट्रिसिटी में हम आवेश पढ़ते हैं दो प्रकार के, एक धनावेश एक ऋणावेश। दो धनावेशों को या दो ऋणावेशों को पास पास लाएं तो रिपल करते हैं, लेकिन एक धनावेश एक ऋणावेश पास पास लाने पर वो एक दूसरे से दूर वो पास पास आ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार ध्रुवों में भी है। तो लिखेंगे समान प्रकार के ध्रुव, समान प्रकार के ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक, समान प्रकार के ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक, याद रखिए आकर्षण बल लगेगा। नंबर 4, स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम किसी चुंबक को लटका दें तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चुंबक है और इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ऐसे ठहरेगा, इधर उत्तर और इधर आपका दक्षिण। देखिए ध्यान देना, जो इसका सिरा उत्तर की ओर होगा वो नॉर्थ है, जो सिरा इसका दक्षिण की ओर है वो साउथ है। मतलब उत्तर की ओर वाला सिरा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण की ओर वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, तो लिखेंगे अगला स्वतंत्रता पूर्वक। देखो स्वतंत्रता पूर्वक का ये भी अर्थ है कि उसके आसपास कोई अन्य चुंबक नहीं है, तब वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। और यदि चुंबक के आसपास कोई अन्य चुंबक है तो फिर हो सकता है उसके ठहरने की डायरेक्शन चेंज हो जाए। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक, ठहरता है, याद रखिए। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, नंबर 5 देखें, अगर हमारे पास कोई चुंबक है, ये इसमें दो ध्रुव है। देखो ध्रुव जो होते हैं बिल्कुल किनारों पर नहीं होते, ध्रुव थोड़ा किनारे से थोड़ा सा बदे अंदर की ओर होते हैं। यस, अगर हम क्या करें, चुंबक को तोड़ दें। देखो विद्युत में धनावेश अलग हो जाता है, प्लस क्यू अलग हो जाता है, ऋणावेश अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दें तो ध्यान रखना कि ये नहीं होगा कि एन और एस अलग है, ये अलग नहीं हो सकता। अगर ये टूट गया चुंबक तो इसमें स्वतः ही एक ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे इसमें स्वतः ही एन आ जाएगा। अगर इसको भी दो पार्ट में तोड़ दें तब भी एन एस एन एस बनेगा। ठीक, मतलब अकेले विलगित ध्रुव के चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं, अकेले ध्रुव वाला चुंबक नहीं है। आवेश अकेला हो सकता है, धनावेश आप पढ़ते थे, धनावेश जैसे कह दो सोडियम है तो सोडियम Na+ धनावेश अकेला। एकल धनावेश एकल ऋणावेश का तो अस्तित्व होता है, लेकिन एकल ध्रुव के मैग्नेट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं एकल ध्रुव के चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। एकल ध्रुव के चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात यदि हम किसी चुंबक को
दो भागों में बांट दें तो उसका प्रत्येक भाग चुंबक होगा। यहां तक कि उसको तोड़ते तोड़ते परमाणु तक तोड़ ले जाए, इतना तोड़ डालेंगे एक एक परमाणु अलग हो जाए तो उसका एक परमाणु भी एक चुंबक है, उसमें भी दो ध्रुव हो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे एकल ध्रुव का चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब आपको चुंबक से संबंधित कुछ और बातें देखें। जैसे हम ये चुंबक बनाते हैं ऐसे प्रतीक का, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है दंड चुंबक, दंड चुंबक या नाल बार मैग्नेट। ठीक, दंड चुंबक इसको बोलते हैं। देखिए दंड चुंबक को ये हमने NS, थोड़ा ध्यान देना। अगर हम लोहे का चूर्ण ले लें, लोहे का बुरादा ले लें और इस चुंबक के समीप रख दें, तो देखो लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा इन जगहों पर जमा होगा, सबसे ज्यादा लोहे का बुरादा इन जगहों पर जमा हो जाएगा। इन जगहों पर बहुत ही कम बुरादा है, इन जगहों पर कुछ ज्यादा हो जाएगा। अगर लोहे का चूर्ण चुंबक के समीप रख दें तो सबसे ज्यादा चुंबक चूर्ण जो है कहां से जमा होगा? सिरों पर उसके एकत्रित हो जाएगा और बीच में कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चुंबक का चुंबकत्व होता है सिरों पर प्रबल होता है और चुंबक का जो चुंबकत्व है बीच में कम होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सिरों पर। सिरों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक, सबसे अधिक चुंबक का ध्रुवों पर, ठीक, चुंबकत्व या ध्रुवों पर चुंबकत्व प्रबल होता है और बीच में कम होता है। ठीक, तो चाहना तो उसका एक पॉइंट बना लेना। चुंबक का चुंबकत्व, चुंबकत्व क्या है? चुंबक द्वारा अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है ये चुंबकत्व है। ठीक, चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर प्रबल तथा बीच में कम होता है, बीच में कम होता है। ठीक, देखिए जैसे हमारे आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश ऋणावेश, वैसे ध्रुव दो प्रकार के हैं। तो देखिए जो आपका नार ध्रुव होता है आवेशों में पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव आवेश, वैसे ही यहाँ पर नार ध्रुव को धनात्मक ध्रुव कहा जाता है और साउथ ध्रुव को ऋणात्मक ध्रुव। तो देखिए जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ये आपका पॉजिटिव पोल है। ठीक, धनात्मक ध्रुव मतलब प्लस का, जैसे आवेश प्लस का होता है वैसे धनात्मक ध्रुव है। और जो साउथ पोल है, साउथ पोल ये आपका निगेटिव पोल है। ठीक, नॉर्थ पोल धनात्मक है और साउथ पोल ऋणात्मक। अच्छा ये बताइए आवेशों में हमने एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश बहुत पास पास रखा था, तो इससे एक हमारी सिस्टम बना था जिसको हम बोले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोले थे चुंबकीय द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे ही हमारे पास किसी चुंबक में नॉर्थ और साउथ आस पास है तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इसमें सब थोड़ा थोड़ा वैद्युत से रिलेटेड होगा। मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते थे और मैग्नेटिक डाइपोल में समान प्रकृति के दो ध्रुव हैं लेकिन विपरीत। समान मतलब समान सामर्थ्य के ध्रुव, इनकी सामर्थ्य समान है आकर्षण या प्रतिकर्षण करने में, लेकिन विपरीत ध्रुव। तो ऐसा सिस्टम जो होगा ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक, देखिए आपके जितने भी जैसे धारावाही लूप एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, धारावाही कुंडली एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जानेंगे धारावाही परिनालिका जो है वो चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है। ठीक, देखिए धारावाही परिनालिका आपने कैसे बनाई थी? कोई अचानक जैसे गत्ते का एक बेलन लिया था और बेलन के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों के बहुत से फेरे लगा दिए थे, तो बना था हमारा क्या? परिनालिका। ठीक, तो यहां पर है धारावाही
परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। धारावाही परिनालिका क्या एक चुंबक से घन चुंबक की तरह व्यवहार करती है। देखिए धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। तो पहले हम जानेंगे धारावाही परिनालिका हमने बनाई कैसे थी। देखिए एक हमने चालक पदार्थ का बेलन लिया था ये, और बेलन के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों के बहुत से फेरे लगाए थे ऐसे। तो ये जो आकृति या रचना बनी थी इसका नाम क्या है, परिनालिका। ठीक, इसका नाम है परिनालिका। और जब इसमें करंट फ्लो होने लगता है तो ये बन जाती है धारावाही परिनालिका। ठीक, ये धारावाही परिनालिका थी। इसमें फेरे इस प्रकार से थे, ये फेरों की स्थिति है। धारा ऐसे गई थी, भीतर से ऐसे निकली थी। ठीक, तो दिखाओ नहीं तो रहने। ये धारा की स्थिति, धारा ऐसे नीचे वाले फेरे से जाती थी, ऐसे बह रही थी। तो देखो धारावाही परिनालिका एक घन चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक, लिखेंगे धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर या उत्तर दक्षिण दिशा में रखती है। अगर हम धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। धारावाही परिनालिका स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक, धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर या उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ठीक, धारावाही परिनालिका में दो ध्रुव होते हैं। आपको जानना है कि इसके ध्रुवों की पहचान कैसे करते हैं। ठीक, तो देखिए ध्रुवों की ध्रुवता जो है परिनालिका के ध्रुवों या परिनालिका के सिरों की ध्रुवता उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करती है। ठीक, लिखेंगे परिनालिका के सिरों की ध्रुवता उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक, दिशा पर निर्भर करती है। देखिए अगर हम ध्यान दो, परिनालिका जैसे ये हमने बेलन लिया और इस पर वायर लपेटा इस तरह से। ठीक, अगर हम परिनालिका का ये सिरा देखें और उसके तार में हमें धारा दक्षिणावर्त होती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के चलने की दिशा, क्लॉकवाइज। यदि परिनालिका के एक सिरे को देखने पर उसमें धारा दक्षिणावर्त है तो परिनालिका का वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, तो दूसरा त्रिध्रुव हो जाएगा। और यदि परिनालिका के एक सिरे को देखने पर उसकी कुंडली में धारा वामावर्त है, इस तरह से धारा, ठीक, तो परिनालिका का वो सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक, देखिए
दक्षिणी ध्रुव की पहचान याद रखना। अगर परिनालिका मान लो कि ये फेरे की स्थिति है, ऊपर जो वृत्त बना हुआ है, ऊपर जो ये वृत्त बना हुआ है ये एक फेरा है, और अगर उसमें धारा ऐसे जा रही है, ऐसे दिख रही है, तो वो परिनालिका का सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। और अगर उसमें धारा ऐसे दिख रही है, ठीक ऐसे, तो परिनालिका का वो सिरा उत्तरी ध्रुव, ठीक। ये निर्धारित करेगा दक्षिणी ध्रुव, ये निर्धारित करेगा उत्तरी ध्रुव। जैसे हमारे एग्जाम जो हमने चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये वायर नीचे से जाता है और ऐसे नीचे से होता हुआ, जैसे ये हमने बनाया बेलन लिया, तो ये तार नीचे से गया ऐसे, नीचे से गया ऐसे और फिर ऐसे आया। अगर हम इसको उधर से देखें, ठीक, कि वायर नीचे से गया और ऐसे आया, तो इसमें धारा जो है दक्षिणावर्त है, घड़ी के चलने की दिशा। तो इसका ये सिरा साउथ है और ये सिरा क्या है, नॉर्थ, ठीक। ध्रुवों की पहचान ध्यान देना। अगर हम परिनालिका के सिरे को देखें और उसकी कुंडली में धारा हमें वामावर्त दिखाई पड़े, तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। और यदि धारा उस सिरे में से देखने पर उसकी कुंडली में धारा दक्षिणावर्त दिखाई पड़े, तो वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक। अब जैसे मान लो हमारे पास ऐसी स्थिति होती कि एक परिनालिका होती है और इसकी कुंडली है, ये कुंडली है, लेकिन धारा ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे वापस आती है। तो अब अगर हम इस सिरे को देखते हैं तो धारा ऐसे आई, ऐसे, तो ये धारा की दिशा कौन सी थी, वामावर्त। और वामावर्त अगर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सिरा कौन है, नॉर्थ हुआ। तो उधर वाला कौन हो जाएगा, एक पहचान लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार परिनालिका जो है एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक।